माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 14, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले ध्यान देने वाली बातें, आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए प्लस पेन एंड कॉपी होनी चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकेंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25 एक्स स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, breathing involves two stages: inspiration, during which atmospheric air is drawn in, and expiration, by which the alveolar air is released out. तो देखो यहाँ पे ब्रीदिंग में टू स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला है इंस्पायरेशन एंड सेकेंड है एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन में एक्चुअली होता क्या है कि ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे यहाँ पास एयर है वो क्या होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर जो है जाता है। ठीक है, सो दैट इज इंस्पायरेशन, हम इनहेल करते हैं एयर को। एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो भी एल्वियोलर एल्वियोलाई में, ठीक है, एल्वियोलाई इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो भी एयर है, लंग्स में जो भी एयर है वो जो है रिलीज आउट किया जाता है बॉडी से, दैट इज एक्सपायरेशन। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, तो इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम यही समझेंगे कि ये जो एयर का जो अंदर और बाहर आना है वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. ओके, तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, आप क्या करो, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करो, किसके किसके बीच में, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में। ठीक है, तो आपका जो लंग्स है वो इस तरह से, इसमें एयर टाइट चैम्बर में क्या होता है, बंद होता है। ये जो हमारा लंग्स है वो एयर टाइट चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पे बंद होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका जो है एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है और ये जो लंग्स है उसके बीच में आपको जो है प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब या तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा होगा या तो लंग्स में प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है और लंग्स में प्रेशर क्या है, कम है, तो जो एयर है वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये क्या करेंगी, मूव करेंगे। और लो प्रेशर को यहाँ पे एज ए निगेटिव प्रेशर भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलेगा कि एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है आपका, और एक आपको जो है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इंट्रा का मतलब क्या होता है, इनसाइड। ओके, लंग्स के इनसाइड। तो प्रेशर विद इन लंग्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एटमॉस्फेयर है और ये जो लंग्स है उसके बीच में क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब कहीं पे प्रेशर ज्यादा होगा और एक जगह पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। ये सेम चीज हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट भी पढ़ा है। ठीक है, रेस्पिरेशन में एंड फोटोसिंथेसिस में भी। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर क्या कराना हो, इंस्पायरेशन, ठीक है, अगर इनहेलेशन होना हो तो तब क्या होता है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो हाई होगा और इंट्रा पल्मोनरी मतलब कि प्रेशर विद इन लंग्स क्या होगा, लो होगा, विच इज निगेटिव प्रेशर, मीन्स प्रेशर। तो अगर यहाँ पे लंग्स में प्रेशर कम है तो एयर कहाँ से कहाँ आएगा, एटमॉस्फेयर टू विद इन दी लंग्स, सो दैट इज इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन में क्या होगा, यही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू किसके, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लंग्स से, एक्सपायरेशन में लंग्स से एटमॉस्फेयर में क्या जाएगा, आपका जो जो भी एयर है वो रिलीज आउट किया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रेशर हाई एंड लो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो लो हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे जो इंट्रापल्मोनरी हायर
ठीक है, हाई हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो है दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, चलो। Inspiration can occur if the pressure within the lungs, which is intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. ठीक है, that is the negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. तो inspiration कब होगा, जब आपका जो है atmospheric pressure high होगा और intrapulmonary pressure low होगा या फिर negative होगा तब. Okay. Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. Expiration कब होगा, जब ये जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो हायर होगा, किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में. ओके, नाउ the diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostal between the ribs, helps in generation of the such gradients. अब यहाँ पे ये जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट कौन कर रहा है, तो इस प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करने के लिए आपको जो है डायफ्राम और यहाँ पे स्पेशलाइज मसल्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो जनरेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट है कौन कौन कर रहा है, एक तो डायफ्राम और एक कौन है, स्पेशल मसल में कौन आ रहा है यहाँ पे, इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, और ये जो इंटरकोस्टल मसल है आपको बिटवीन दी रिब्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके इंटरकोस्टल मसल्स हो जाएंगे, और ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है इसमें भी आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल देखने को मिलते हैं. ओके, इंस्पायरेशन में आपका जो है डायफ्राम जो है इन्वॉल्व होता है एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होता है. सिमिलरली मसल्स इन एक्सपायरेशन, जब आप एक्सेल करते हो तभी भी आपका जो है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ही आपका इन्वॉल्व होता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जब आप यहाँ पे क्या करते हो, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हो. ठीक है, तब जो है यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है काम आता है. ओके, इसको हम देखेंगे बाद में. तो अभी आपको जो है इतनी सारी चीजें याद रखनी है. नाउ इंस्पायरेशन, अब हम यहाँ पे जो इंस्पायरेशन या इनहेलेशन के जो स्टेप्स हैं, ठीक है, उसको हम समझेंगे. ओके, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ thoracic चैम्बर इन द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस. अब देखो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है इंस्पायरेशन में, जो डायफ्राम होता है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, लंग्स, तो यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है. तो ये जो डायफ्राम होता है उसका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के वो पहले किस तरह से, इस तरह से डोम शेप में होता है, तो वो डोम शेप में क्या कॉन्ट्रैक्ट होकर के ये कैसा हो जाता है, वो फ्लैटन हो जाता है. ठीक है, ओके, यहाँ तक बात समझ में आई. तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पे जैसे आप इस इमेज को देखोगे तो ये क्या हो गया, ये जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरह से फ्लैट हो जाएगा. अब फ्लैट हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में ये क्या करता है, जो थोरेटिक वॉल्यूम है, थोरेटिक वॉल्यूम है उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है वी का मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीजेस एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस. तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो एंटीरियर का मतलब होता है हेड या फिर फ्रंट, एंड पोस्टीरियर का मतलब होता है टेल या फिर बैक. तो एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब होता है ये ऊपर एंड नीचे. ठीक है, ऊपर और नीचे ये जो डायफ्राम है क्या करता है, थोरेटिक वॉल्यूम को इंक्रीज करता है. ओके, थोरेटिक वॉल्यूम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो लंग्स होते हैं वो इस थोरेटिक चैम्बर में ही क्या होते हैं, बंद होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे थोरेटिक वॉल्यूम यूज कर रहे हैं वर्ड. ओके, यहाँ तक बात समझ में आई कि कैसे जो है ये डायफ्राम जो है सबसे पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होकर के फ्लैट हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, कैसे, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस मतलब कि ऊपर और नीचे की तरफ. ठीक है, इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, थोरेटिक वॉल्यूम जो भी थोरेटिक कैविटी है उसकी. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो रिब केज एंड स्टर्नम है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड क्या करते हैं, मूव करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मसल्स दिख रहे हैं, जो रेड रेड ये आपको मसल्स दिख रहे हैं, ये क्या होंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से ये जो रिब केज है, ठीक है, दीज आर रिब केज, और ये क्या कहलाता है यहाँ पे आपका, स्टर्नम कहलाता है.
ये क्या कहलाता है आपका? स्टर्नम। ठीक है, तो ये जो रिब केज एंड स्टर्नम है, ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड, एक तो ये ऊपर की तरफ खुलेंगे और बाहर की तरफ खुलेंगे। ठीक है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, अपवर्ड एंड आउटवर्ड ये जो है ओपन होंगे। इसको क्या बोला जाएगा कि यहाँ पे जो है इनका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वी इंक्रीजेस इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। अब डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस का मतलब क्या होता है? देखो, डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड, ओके, जो आपका बैक साइड है जिधर वर्टिब्रल कॉलम है, एंड वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट साइड जिधर आपका बेली जो है प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, थोरेटिक वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? आगे एंड पीछे। ठीक है, आपके आगे की तरफ बेली की साइड एंड आपके बैक साइड। तो इसको आप जो है यहाँ पे अगर, तो इसको जो है आप इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से जो है आपका जो थोरेटिक वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब देखो, यहाँ पे दो चीजें हो गई। पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? आपका थोरेटिक कैविटी है जिसमें आपका जो है लंग्स जो है यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो डायफ्राम है वो नीचे होकर के यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियरली यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज किया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिब केज एंड स्टर्नम को किधर? आउटवर्ड। ठीक है, एक तो वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं एंड आउटवर्ड बाहर की तरफ। ठीक है, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में, मतलब कि इस आगे और पीछे आप बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको मैं इस तरह से यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ। तो इस एंगल में ये यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, थोरेटिक वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो गया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीज। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है थोरेटिक वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब यहाँ पे थोरेटिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर फॉल्स बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे ये जो थोरेटिक वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे जो पल्मोनरी प्रेशर है, प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज हो जाएगा? देखो, आपने जो है केमिस्ट्री में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ये इक्वेशन पढ़ा होगा। एनआरटी तो पूरा क्या होता है? यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो पी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके? वॉल्यूम के। इसका मतलब जब भी आप क्या करोगे? वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, ठीक है, वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो वहां पे उस जगह का प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे जो थोरेटिक वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब थोरेटिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, इस तरह से अगर आपको थोरेटिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो इंटर पल्मोनरी प्रेशर है या फिर लंग्स का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा, और जो लंग्स का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो एयर का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होगा? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डायफ्राम एंड मसल्स के मूवमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, एटमॉस्फेयर में ज्यादा एंड लंग्स में कम। तो यहाँ पे एयर जो है एटमॉस्फेयर से कहाँ आएगा? लंग्स की ओर, लंग्स के अंदर जो है फील होगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? एयर फ्लोज इनटू द लंग्स, सो दैट इज द इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। ओके, सो दिस द फ्लो चार्ट जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी में इसको रीड करते हैं। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस समझ में आया। नाउ the contraction of the external intercostal muscles lifts up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, रिब केज एंड स्टर्नम कहाँ कहाँ मूव करेंगे? लिफ्ट अप, ठीक है, ऊपर की तरफ और आउटवर्ड, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पे ये एनसीईआरटी में जो लिखा है रिब्स एंड स्टर्नम जो है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एंड आउटवर्ड बाहर की तरफ यहाँ पे क्या होंगे? मूव होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से थोरेटिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume. ठीक है, तो यहाँ पे जो thoracic वॉल्यूम में जो इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। थोरेटिक वॉल्यूम क्या है? जो चैम्बर है। ठीक है, थोरेटिक वॉल्यूम क्या है? चैम्बर है। जैसे ये जो रिब्स का यहाँ पे जो चैम्बर है, ठीक है, पीछे में जो है आपका वर्टिब्रल कॉलम है, सामने में स्टर्नम है, लिटरली यहाँ पे क्या है? आपका रिब्स क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है,
और नीचे में आपका डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो गया आपका जो है थोरेटिक चैम्बर। अब उसके अंदर आपका जो है लंग्स प्रेजेंट है, तो लंग्स के अंदर भी तो वहां पे वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो उसी को ही पल्मोनरी वॉल्यूम बोला जा रहा है। तो थोरेटिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे मैं आप लिख देती हूँ, लेट मी इरेज दिस। ओके, तो यहाँ पे जो थोरेटिक कैविटी है उसका वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी जो वॉल्यूम है, मतलब कि लंग्स का जो वॉल्यूम है, इसको आप लंग्स का वॉल्यूम, ये भी क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो पल्मोनरी क्या है, पल्मोनरी प्रेशर है, ठीक है, पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, now, an increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. That is the inspirational figure 14.2a. ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ पे आप इमेज में लिख लो, सबसे पहले यहाँ पे इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, ये जो इंस्पायरेशन है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आप यहाँ पे लिख लो क्या, कि ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे ये क्या करता है, थोरेटिक जो कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ कहाँ पे, एक तो वो लिफ्ट अप मतलब कि अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ये इस तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जो थोरेटिक वॉल्यूम है, जो थोरेटिक कैविटी का जो वॉल्यूम है उसको डॉर्सो वेंट्रली क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे थोरेटिक वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया, इसका मतलब जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो गया, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया इसका मतलब प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो गया, ज्यादा, और पल्मोनरी प्रेशर कम, तो एयर एयर जो है एंटर करेगा किसमें, लंग्स में। सो दैट इज द इंस्पायरेशन मैकेनिज्म। ओके, नाउ एक्सपायरेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपायरेशन या फिर एक्सलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी इंस्पायरेशन में जो भी मसल्स क्या हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और अपने अपने किसमें, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। सो रिलैक्सेशन of the diaphragm and the intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal positions and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This leads to the increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, that is expiration. तो यहाँ पे क्या हुआ, डायफ्राम क्या किया, रिलैक्स हुआ, ठीक है, एंड बिकम्स डोम शेप्ड। तो यहाँ पे जो डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, नीचे की तरफ जो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो जो है रिलैक्स होकर के फिर से जो है अपना डोम शेप में आ जाता है। ठीक है, डायफ्राम रिलैक्स एंड आर्क अपवर्ड्स, तो अपवर्ड की तरफ ये क्या करता है, मूव करता है। उसके बाद ये तो फर्स्ट हुआ, सेकंड क्या होता है यहाँ पे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स। तो जो भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थे वो क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और रिलैक्स होते हैं तो यहाँ पे जो रिब केज जो है, ठीक है, रिब केज और जो स्टर्नम है, रिब केज एंड यहाँ पे आप स्टर्नम भी लिख लो। ठीक है, रिब केज एंड स्टर्नम जो है डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, नीचे की तरफ और अंदर की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो रिब के, ये रिब केज एंड दिस इज स्टर्नम, तो ये क्या करेंगे, एक तो ये डाउनवर्ड मूव करेंगे और इनवर्ड अंदर की तरफ ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, जो थोरेटिक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, ये जो थोरेटिक वॉल्यूम है, थोरेटिक वॉल्यूम जिसके अंदर क्या है, लंग्स प्रेजेंट है, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। अब एक्सपायरेशन हो रहा है तो सारे के सारे मसल जो है अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे थोरेटिक वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब थोरेटिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इसका मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो गया है, डिक्रीज। अब पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इसका मतलब जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो प्रेशर है वो स्लाइटली किससे ज्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बिकम्स द हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। अब यहाँ पे जो एयर है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ पे जो है
इस इमेज में आप देख सकते हो दैट इज डायफ्राम जो कि रिलैक्स हो गया, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीज। वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीज का मतलब पल्मोनरी जो वॉल्यूम है, ठीक है, दैट इज डिक्रीज। इसका मतलब जो पल्मोनरी जो प्रेशर है ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, यहाँ पे जो ये जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो पल्मोनरी प्रेशर से थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी एयर है लंग्स में वो सारे के सारे एक्सपेल हो जाएंगे, कहाँ से, लंग्स से, ठीक है, किसमें, एटमॉस्फेयर में। यहाँ तक बात समझ में आई। सो फिगर 12.2 में आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग शो किया गया है। तो ए हमने इंस्पायरेशन देखा ही, और यहाँ पे ये जो बी है वो एक्सपायरेशन को एक्सप्लेन करता है। ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, कि दोनों ही जगह एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का ही यूज हुआ है, यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स नहीं आया है। ओके, और यहाँ पे डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये जो इंस्पायरेशन है इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि वो ओके, ना कि वो एक्सटेंड होता है। तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। नाउ we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। तो देखो, आप जो है अगर आप चाहें तो आप फोर्सफुली क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, और फोर्सफुली आप एक्सपायर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जो है नॉर्मल जब सिट कर रहे होते हैं, नॉर्मल जब आप बैठे हुए होते हैं, तो आप जो है नॉर्मल जो आपकी जो ब्रीदिंग रेट जो होती है, ठीक है, उससे ज्यादा भी आप जो है अपनी ब्रीदिंग रेट को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो है जो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का जो कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको जो है हमें इंक्रीज करने की एबिलिटी होती है। और वो किसकी वजह से होता है, एक तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स। तो यहाँ पे एब्डोमेन में जो है हमारा मसल्स, कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जिसकी वजह से आप जो है अपना जो जो एक्सपायर और इंस्पायर जो करते हो, ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की स्ट्रेंथ को आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो पर मिनट जो है आप कितनी बार एक्सेल करते हो, 12 टू 16 टाइम पर मिनट। ओके, the volume of air involved in the breathing movements can be estimated by the using a spirometer which helps in the clinical assessment of pulmonary function। तो यहाँ पे जो है स्पायरोमीटर को यूज किया जाता है, किसको मेजर करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट। तो ब्रीदिंग मूवमेंट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है इन्वॉल्व हुआ है, ये एस्टिमेट किससे लगाया जाता है, स्पायरोमीटर से। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अगला यूट्यूब चैनल।